2 दिन पहले कोलकाता में जो घटना हुई है, जो कि अपनी ड्यूटी पर थी, उनके साथ जो विभत्स घटना हुई है। क्या फर्क पड़ता है? भेड़िए के लिए मांस तो बस मांस है। ये भी हम जानते हैं कि ऐसे भी लोग निकल के आ रहे हैं जो लाशों के साथ दुराचार करते हैं। और जैसे आप चतुराई से अपना सिस्टम मजबूत करते जाओगे महिलाओं की रक्षा के लिए, वैसे वैसे भेड़िया भी अपनी चतुराई से सिस्टम को तोड़ने के तरीके निकालता जाएगा। तो फिर को आप बैन कैसे कर लोगे? तो सरकारें नहीं कर पाती को बैन। भारतीय जो जुडिशरी है उसमें भी एक हिस्सा है जो बड़ा रिग्रेसिव है। वो कहते हैं कि साहब, मेरिट जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द प्लेनेट हो, और चाहे हो, इन सब के पीछे कॉमन सेंटर है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल आपसे अ, इस संदर्भ में है, जो 2 दिन पहले हमारे 2 दिन पहले कोलकाता में जो घटना हुई है, जिसमें एक ड्यूटी पे कार्यरत एक महिला सेकेंड ईयर पीजी की छात्रा थी, जो कि अपनी ड्यूटी पर थी। उनके साथ जो विभत्स घटना हुई है, उसके संदर्भ में मेरा सवाल था। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो घटना है डॉक्टरों के प्रति किसी भी तरह की हिंसा की, वो कोई नई चीज नहीं है। फिर भी जो प्रशासन है या जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ सख्त कदम या कुछ पुख्ता कदम नहीं उठाते हैं, और कोई डिसीजन सिर्फ वर्बल एश्योरेंसेस पे छोड़ देते हैं। तो क्यों एक हमारे देश में ये एक बेसिक जो नेसेसिटी है डॉक्टर को वो प्रोवाइड करना, वो इनको दे पाना इनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें इतने सारे डॉक्टरों को ये सब कुछ झेलना पड़ता है, और कई जानें भी गई हैं इसमें। 1 डेढ़ साल पहले एक केरला में एक इंटर्न डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ था। मेरा जो दूसरा सवाल है वो इस संदर्भ में है कि हाँ, आज मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मेरा आक्रोश है मुझे मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कि बहुत ही विभत्स घटना है। जितना उसकी डिटेल्स आती हैं सामने, वो बहुत बुरा लगता है, और मतलब मन मन को झकझोर देता है। लेकिन क्यों हमें ये इस तरह की घटना में हमारा आक्रोश इतना ज़्यादा आता है? हम क्यों नहीं किसी जो वर्क प्लेस पे कैजुअल्स, उसको भी इतने ही आक्रोश और इतनी ही घृणास्पद तरीके से देख पाते हैं? या फिर हम पशु हिंसा के प्रति जब हम बातें करते हैं, या पशु के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम जब बातें करते हैं, तो क्यों नहीं वो घृणा हमारे अंदर आती है? हम क्यों इस द्वंद में फँस जाते हैं कि उनको एक तल पर नहीं देख पाते हैं? धन्यवाद। देखिए, भारत में जान की कीमत दुर्भाग्यवश हर क्षेत्र में कम है। आप मेडिसिन से, डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वहाँ देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप जब दूसरे क्षेत्रों की ओर देखेंगे ना, तो वहाँ भी आप पाएँगे कि इंसान की जान को हम बहुत महत्व देते नहीं हैं। अ, लिफ्ट लगी होती हैं, लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट गिर गई या लिफ्ट बंद रह गई, लोग चोट लगने के कारण या दम घुटने के कारण या हार्ट अटैक के कारण, ये हमारे यहाँ पर इंसान की जान की कीमत है। सड़कों पर जो हम गड्ढे छोड़ रहे होते हैं, आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि आप अगर बचे हो तो सिर्फ़ अपनी सावधानी के कारण, वरना जिन्होंने सड़कों पर गड्ढे छोड़े हैं, या कई बार तो जो डिज़ाइन ही होता है, जहाँ पर रोड स्प्लिट कर रही होती है या डिवाइडर अचानक से शुरू हो जाता है बीच में, वो इस तरीके का होता है कि वो जैसे दुर्घटना करने के लिए ही बनाया गया हो। तो अभी मैं आपके प्रश्न का पहला हिस्सा ले रहा हूँ कि भारत में हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता किसी जान के जाने से?
भारत में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम क्वांटिटी को बहुत महत्व देते आए हैं। इतने सारे लोग हैं ना, इतने लोग हैं कि उसमें से अगर कुछ लोग नहीं भी रहते तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनता नहीं है। छोटा सा कोई देश होता है, वहां पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें 1, 2 या 4 लोग भी चोट पा गए या हताहत हो गए, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, सरकारें भी गिर जाती हैं। भारत में इंसान की जान की कीमत सचमुच नहीं है, हर क्षेत्र में नहीं है। ये बात डॉक्टरों पर भी लागू होती है, ये बात सेना कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर भी लागू होती है, ये बात इंजीनियर्स पर भी लागू होती है, ये बात आम आदमी पर भी लागू होती है। हम गिनते हैं कितना, हम ये नहीं गिनते हैं कि उसमें गुणवत्ता कितनी है। क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी ज़रा हम कम देखते हैं। ऐसे भी आप देखिए ना, आप इस उदाहरण से शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे कि जो मॉर्टेलिटी रेट्स हैं, वो पश्चिम की अपेक्षा हमारे यहाँ अभी भी कई गुना है। और हम ये भी जानते हैं कि जब मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। तो ये हमारा एक तरीके से नज़रिया रहा है, ये बात कल्चरल है कि 10 है ना, 10 में से अगर 1-2 नहीं भी रहे, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जो विकसित समाज होते हैं, उनकी दृष्टि दूसरी होती है। वो कहते हैं 10 नहीं 2 होंगे और इन 2 को पूरा सम्मान दिया जाएगा, इनकी पूरी रक्षा की जाएगी। हम कहते हैं 10 हैं, 10 में से 2 नहीं भी रहे तो क्या हो गया? वो कहते हैं 10 नहीं है, मेरे बस 2 ही हैं और इन 2 को वो इज्जत दी जाएगी, वो सुरक्षा दी जाएगी जिसके ये हकदार हैं। और इसको थोड़ा इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत सारे का खेल खेलना, ये एक इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी रही है ना? कि खासकर उनकी जो कि कमज़ोर होते हैं। आप अगर खरगोशों को देखेंगे तो वो बहुत सारे अपना पैदा करते हैं। कमज़ोर प्राणियों के जो लिटर्स होते हैं वो देखें तो वो फिर क्वांटिटी का गेम खेलते हैं। कहते हैं क्वांटिटी इतनी रख लो कि उसमें से कुछ चले भी गए तो फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान होने का मतलब होता है कि अब हमें क्वांटिटी का खेल नहीं खेलना है। इंसान होने का मतलब होता है कि हम मनुष्य हैं और एक-एक मनुष्य की जान की बहुत कीमत है। अनंत कीमत है। हम किसी भी हालत में उस पर कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। वो एटीट्यूड भारत में नहीं है। इसी को आगे बढ़ाओ तो देखोगे आप कि जब क्वांटिटी पर ज़ोर होता है, संख्या पर ज़ोर होता है, तो क्वालिटी पर यानी गुणवत्ता पर ज़ोर गिर जाता है। गुणवत्ता माने मेरिट। इसीलिए आप देखो कि विदेशों में मेरिट को जितना सम्मान मिलता है, भारत में नहीं मिलता। भारत में सम्मान और दूसरी चीज़ों को मिल जाता है। रुतबे को मिल जाता है, पैसे को मिल जाता है, परंपरा को मिल जाता है, मेरिट को नहीं मिलता। योग्यता, पात्रता, गुणवत्ता, इसको नहीं मिलता है। और वो पहली बात का फॉल आउट है, उसकी उसकी कोरोलरी है। जो पहली बात है ना कि हम क्वांटिटी में बहुत यकीन करते हैं, उसी से ये बात फिर निकल कर आती है। ये उसी बात की शाखा जैसी है कि क्वालिटी को फिर हम बहुत इज्जत नहीं देते। तो बिल्कुल बहुत मेरिटोरियस डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत प्रतिभाशाली छात्रा हो सकती हैं पीजी की, लेकिन उनको वो सम्मान, वो सुरक्षा नहीं मिलेगी जो कि यूं ही कोई उसी उम्र का कोई पैसे वाला लड़का हो जो बाप के पैसे परैश कर रहा हो, बाप के पैसे को फूंक रहा हो,
उसकी जान की जितनी कीमत हो जाएगी उतनी किसी अपने दम पर, अपनी मेरिट के बल पर डॉक्टर बने व्यक्ति की नहीं हो पाती है। तो मुझे एक घटना याद आती है, जिन दिनों मैं आईएम से निकला था उन्हीं दिनों के आसपास की घटना है। पता नहीं उन सज्जन का नाम मेरी स्मृति से कैसे उतर रहा है। उनके नाम पर अब एक अवार्ड भी दिया जाता है। वो आईएम लखनऊ के छात्र थे, आईएम के। और जो स्टेट ऑयल कंपनीज हैं इनमें से किसी में उनकी जॉब थी। हाँ, मंजूनाथ आईएम लखनऊ के थे और इंडियन ऑयल में उनकी जॉब थी। और व्यवस्था के दोषों को ठीक करते हुए इंडियन ऑयल ने ही उनको जो कार्यभार दिया था, जो जिम्मेदारी दी थी, उसी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश में कहीं उनकी पोस्टिंग थी, वहीं के लोगों ने उनकी कर दी और ये हो गया। ऐसी चीज विदेशों में होनी लगभग असंभव है। भूचाल आ जाएगा समाज में। मैंने कहा सरकार गिर जाएगी। भारत में ये हो गया। बहुत ही स्थानीय स्तर का जो तेल में मिलावट करने वाला माफिया था, उन लोगों ने जाकर एक आईएम के लुमिनस की कर दी, जबकि वो अधिकारी है। वो वहां पर गया ही है डिप्यूट होके कि उसको ये सब चीजें रोकनी है, उसको डाला गया। हम बिहार के बारे में जानते हैं कि वहां पर कैसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों की कर दी गई, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। बहुत सारे इसीलिए जो मेरिटोरियस लोग होते हैं ना, वो फिर भारत छोड़ के चले जाते हैं। कई बार तो वो सिर्फ पढ़ने गए होते हैं बाहर। आमतौर पर अपना ग्रेजुएशन करके बाहर गए होते हैं कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट कर लेंगे। उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा दृढ़ इरादा भी नहीं बनाया होता कि वापस नहीं लौटेंगे। फिर बाहर जा कर के और बाहर मेरिट को, योग्यता को जो इज्जत मिलती है, उसको देखने के बाद फिर उनका जी नहीं करता कि हिंदुस्तान लौट करके आए। ये अभी जो इतना विभत्स हत्याकांड हुआ है, इसके बाद न जाने कितने डॉक्टर होंगे, विशेषकर महिला डॉक्टर, जिनको अगर मौका मिल रहा होगा भारत से बाहर जाने का तो वो जरूर जाएंगे। हमें एक देश के तौर पर, एक 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 कौम के तौर पर, उसको आप चाहे एक नेशनैलिटी के तौर पे कहिए, एक एथनिसिटी के तौर पे कहिए, जैसे भी, हमें भीतर कुछ बहुत जबरदस्त बदलावों की जरूरत है और वो बदलाव आते दिख नहीं रहे हैं। जो हमारा कल्चरल डीएनए ही है ना, उसको बदलने की बड़ी सख्त जरूरत है और वो नहीं बदल रहा है। हमें नहीं मालूम कि अपने समाज के हीरे मोतियों की हमें कैसे रक्षा करनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल 8-10 महीने भी नहीं बीते होंगे, एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर थे कोई, और वो यूरोप में किसी जगह के थे। तो हाँ, पिछली दिवाली पर हमारा बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें आए थे। तो उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि देश दुर्दशा में है, भारत में रहूं या बाहर कहीं चला जाऊं। वो उनसे बड़ी एक गहरी और ठोस बातचीत हुई। उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी इसी शीर्षक से, देश दुर्दशा में है, रहूं या चला जाऊं। उन्होंने भी कहा कि मैं भारत आता हूं और मुझे भारत से प्यार है, लेकिन मैं यहाँ जो हालत देखता हूं तो मैं परास्त अनुभव करता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं भारत में रह के कर क्या लूंगा। यही भाव बहुत सारे मेरिटोरियस लोग व्यक्त किया करते हैं कि जो देश अपने टैलेंट की
कद्र नहीं कर सकता, उस देश में रहने से फायदा क्या है? एक डॉक्टर खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई ऐसे ही बहुत साधारण स्तर का अगर राजनेता भी आ जाए तो राजनेता को ज्यादा इज्जत मिल जाएगी। और अगर डॉक्टर सरकारी नौकरी में है तो बिल्कुल कोई लोकल पॉलिटिशियन उसका ट्रांसफर करवा सकता है। और ये पॉलिटिशियन हो सकता है सिर्फ कोई जुगाड़ करके या जात पात का खेल खेल करके थोड़ी सत्ता पा गया हो। मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन में किसी मंत्री की भी नहीं बात कर रहा, मैं सांसद की भी नहीं बात कर रहा, मैं उससे भी और जो बिल्कुल साधारण स्तर के राजनेता उनकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों में भी डॉक्टर इंजीनियर से कहीं ज्यादा ताकत होती है और उनको ज्यादा सम्मान भी मिलता है। आपने पीएचडी कर रखी है और आपकी पीएचडी आपको वो इज्जत नहीं दिलवा पाएगी जो कि आपको एक सरकारी नौकरी हासिल करके मिल जाती है। तो हमें व्यक्ति को देखना है, हमें इंसान की इज्जत करनी है। ये बात हम नहीं सीख पा रहे। हम व्यक्ति के ओहदे की इज्जत कर लेते हैं, हम व्यक्ति के पैसे की इज्जत कर लेते हैं। व्यक्ति अगर परंपरा से किसी पद पर बैठा हुआ है तो हम उसकी भी इज्जत कर लेते हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर दम कितना है, अपने बूते पर उसने क्या हासिल करा है, हम इस बात की इज्जत नहीं कर पाते। किसी ने अपने अपने बाप के दम पे 100 रुपए हासिल कर लिए हों और किसी ने अपने दम पे 10 हासिल कर लिए हों, तो ज्यादा सम्मान का अधिकार ये 10 वाला होता है। लेकिन हमें ये नई बात बिल्कुल समझ में आ रही। तो ये 10 वाले फिर या तो कुंठित जीवन जीते हैं या बस किसी तरह अपने आप को बचाए बचाए अपना समय काट देते हैं, या फिर ये उड़नछू हो जाते हैं और विदेश चले जाते हैं। या जैसा कि अभी इस जघन्य कांड में हुआ, कई बार तो बेचारे अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये आपके पहले प्रश्न की बात थी। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ज्यादा गहरा और व्यापक है कि ये सब होता ही क्यों है। बात इसकी नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ हुआ, बात ये है कि हम इंसान कैसे हैं कि एक महिला के साथ हम ऐसा भयानक व्यवहार कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पर बात एक बिल्कुल अलग मोड़ लेगी, एक गहरा रंग पकड़ेगी। बात यह है कि जिस मान्यता पर, जिस फिलॉसफी पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया चल रही है इस समय, वो है कंजम्पशन की। हमारी सांस सांस में, हमारी व्यवस्थाओं के हर मोड़ में, हर जोड़ में बात कंजम्पशन की है। कंजम्पशन को हमारी हस्ती से जोड़ दिया गया है। तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है ताकि तुम कंज्यूम करो। हैप्पीनेस बस एक जगह से आ सकती है, भोगने से। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को भोग दो। फिजिकल प्लेजर, मेंटल हैप्पीनेस, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दो। तुम इसीलिए पैदा हुए हो। ये आज के युग की ओवरराइडिंग फिलॉसफी है, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी। और जब ये फिलॉसफी होगी ना, तो जिस किसी को नोचा खसोटा जा सकता है, जिस किसी के साथ अत्याचार किया जा सकता है, इंसान अपने प्लेजर की खातिर उससे अत्याचार करेगा।
या कम से कम इस मौके में रहेगा, इस मौके को तलाशेगा, इस टोह में रहेगा कि कब मौका मिल जाए और मैं अपनी जो कंजम्पशन की हवस है, कंजम्पशन की जो मेरी वासना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कंजम्पशन, मैं उसको आगे बढ़ा लूं। इस मामले में भारत में और जो विकसित दुनिया है उसमें अंतर ये है कि उन लोगों के पास जो प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं वो थोड़े मैच्योर्ड हैं। और जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वहां जिंदगी की कद्र ज्यादा है। उसका एक साधारण सा मैं आपको बहुत न्यूमेरिकल मेट्रिक बता देता हूं। आप अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस एज एन इंडियन सिटीजन कराइए तो देखिए कि इंश्योर्ड अमाउंट अधिक से अधिक कितना हो सकता है। और वही फिर आप जरा देखिए अमेरिका में कि वहां पर जो इंश्योरेंस के आमतौर पे अमाउंट रहते हैं वो कितने रहते हैं। या कि आप ये देख लीजिए कि आप इंडियन किसी एयरलाइनर में चलते हैं, किसी इंडियन एयरलाइंस में चलते हैं जो विदेशी हैं, तो उनमें आपका लगेज ऊपर नीचे हो गया, एकदम डोमेस्टिक एयरलाइन है, या कि किसी वजह से दुर्घटना में आप नहीं रहे तो कितना मुआवजा मिलता है। और वहीं आप एक ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट में चल रहे हो न्यूयॉर्क से लंदन, और वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो कितना मुआवजा मिलता है। तो वो तो आंकड़े ही बता देंगे कि जिंदगी की कीमत कहाँ कितनी करी जाती है। उनके पास लेकिन सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिनके कारण जो इंसान की एक आर्टिफिशियल हवस पैदा कर दी जाती है, यू आर बॉर्न टू कंज्यूम, वो थोड़ा नियंत्रण में रहती है। तो वहां पर यह चलता है कि यस यू कैन कंज्यूम बट विद इन द स्टिपुलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तुम्हें कंजम्पशन तो करना है, पर ये हमने तुम्हारे लिए कुछ नियम और सीमाएं बना दी हैं, इनका उल्लंघन नहीं करना। इनके भीतर भीतर रह करके इन नियम कायदों का पालन करते हुए तुम जितना कंजम्पशन कर सकते हो करो। लगभग मुक्केबाजी की तरह कि तुम्हें दूसरे को पीटना तो है, पर कुछ नियम कायदों के भीतर रहकर पीटना है। तो पश्चिम में वो नियम कायदे हैं, तो वहां पर जो फिर कंजम्पशन की हवस है वो थोड़ा सा नियंत्रण में रहती है। आप गड़बड़ करोगे तो पकड़े जाओगे, आप गड़बड़ करोगे तो आपका करियर, आपकी जिंदगी सब तबाह हो जाएंगे। और आप गड़बड़ नहीं करो, इस बात के कई इंसेंटिव्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अगर बीमार पड़ गए हो तो मरोगे, वहां पर स्टेट आपकी सेहत का ख्याल रखता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां बेरोजगार पड़ गए हो तो भूखे मरोगे, वहां स्टेट आपको एक बेसिक फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर रखता है। तो एक बात रहती है कि जरा अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करो, उसके फायदे बहुत हैं। वही हवस भारत में भी है, जो कि एक फिलोसॉफिकल चीज है। हमें बचपन से ये दर्शन, ये बात, ये मान्यता घुट्टी के साथ पिलाई जाती है कि बेटा पैदा तो हुआ है मौज मारने के लिए, कुछ ऐसा करना है कि तेरा प्लेजर, तेरी हैप्पीनेस मैक्सिमाइज हो जाए। वो बात हमें भी बताई जाती है। तो हम में उतनी ही हवस, उतनी ही वासना है कंजम्पशन की जितनी कि पश्चिम में है, बट विदाउट द अटेंडेंट रेगुलेटरी चेक्स एंड बैलेंसेस। भोगना मुझे भी है, भोगना अमेरिका वाले को भी है, लेकिन अमेरिका वाले के ऊपर कम से कम नियम कायदों का कुछ पहरा है। हालांकि उस पहरे के बाद भी वो कई तरीके की हिंसा कर जाता है। लेकिन भारत में तो नियम कायदों का उतना पहरा भी नहीं है। यहां तो अपराध करके पकड़ा जाना अपवाद जैसा होता है। तो सबके मन में एक आशा रहती है कि मैं अपराध कर भी लूंगा और हो सकता है बच भी जाऊं। अब ये एक बड़ा विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। पहले तो पूरी दुनिया, शिक्षा, ये जो पूरा बाजारू तंत्र है, ये आपको बोल रहा है कंज्यूम, भोगो 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 भोगो।
स्त्री को हमने नाम ही दे दिया भोग्या, जो भोगने के लिए बनी है, और सब बोल रहे हैं भोगो भोगो भोगो। और दूसरी बात, कोई आवश्यक भी नहीं है कि भोगने की हवस में आप कोई भारी गुनाह भी कर दें तो भी आपको सजा मिलेगी मिलेगी। रेप के मामलों में हम जानते हैं कन्विक्शन रेट कितना है। हम ये भी जानते हैं कि जिन जगहों पर सबसे ज्यादा है उन्हीं जगहों पर की रिपोर्टिंग सबसे कम भी होती है, और ये दोनों बातें एक हैं बिल्कुल। वहां समाज ऐसा है, वहां संस्कृति ऐसी है, सबसे ज्यादा होता है, महिला को एकदम दबा कर रखा जाता है। और चूंकि वहां महिला को दबा कर रखा जाता है इसीलिए होता है, और इसीलिए महिला में इतनी फिर हिम्मत भी नहीं होती कि वो के बाद जाकर के रिपोर्ट भी दर्ज कराए। बात समझ रहे हैं? और जब ये रहेगी ना किसी समाज की, किसी देश की या पूरी दुनिया की फिलॉसफी कि यू आर बॉर्न टू कंज्यूम, तो आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो आपके लिए कंजम्पशन का है। वो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक जानवर हो सकता है, वो जमीन हो सकती है, वो वृक्ष हो सकते हैं, वो छोटा बच्चा हो सकता है, या कोई महिला हो सकती है। और फर्क नहीं पड़ता फिर कि वो महिला कितनी विद्वान है, कितनी मेरिटोरियस है। भेड़िए के लिए तो मांस बस मांस है। फर्क क्या पड़ता है कि वो मांस किसी मुर्गे का है, बकरे का है, किसी मनुष्य का है, या किसी का है। ये भी हम जानते हैं कि ऐसे भी लोग निकल के आ रहे हैं के साथ दुराचार करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? भेड़िए के लिए मांस तो बस मांस है। दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली महिला भी हो सकती है, लेकिन जिसको हमारी सीख और शिक्षा ने भेड़िया बना दिया, वो पुरुष उस प्रतिभाशाली महिला को भी बस मांस की तरह ही देखेगा। उस महिला की मेरिट, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा उस पुरुष के लिए कोई महत्व नहीं रखती। और ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। थोड़ा सा अगर हम निष्पक्ष होकर के देखें तो आज भी जो भारतीय जवान लोग हैं, जब वो शादी करने जाते हैं तो अपनी पत्नी की शैक्षणिक या बौद्धिक योग्यता तो थोड़ी बहुत ही देखते होंगे, पर उसका शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण ज्यादा देखते हैं। बहुत एक विदुषी महिला हो सकती है, जबरदस्त तरीके की वो वैज्ञानिक है या कवियत्री है या किसी क्षेत्र में बिल्कुल नया काम करके दिखा रही है। जब विवाह की बात चलती है तो लड़के पहली चीज देखेंगे कि दिखने में कैसी है, क्योंकि भेड़िए के लिए मांस तो बस मांस है। वो ये थोड़ी देखेगा कि मांस किसका है। मांस है भाई, नोबेल लॉरिएट का भी मांस है तो मांस है, और किसी पागल का भी मांस है तो मांस है। मांस में क्या अंतर होता है? बात समझ रहे हैं? तो एक तात्कालिक काम तो यह हो सकता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करी जाए, जो होना चाहिए। अभी ये निकल के आ रहा है कि 36-36 घंटे की शिफ्ट्स रहती हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उनको आराम करने के लिए सही जगह नहीं रहती हैं। वो सब बातें ठीक करनी पड़ेंगी और उन बातों को प्रबंधन के स्तर पर ठीक किया भी जाना चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि उन सब बातों को ठीक करने के बाद भी इस समस्या का कोई मूल समाधान नहीं होगा, क्योंकि मूल समस्या कुछ और है। मूल समस्या ये है कि हमारी जिंदगी की सोच ही गड़बड़ है, भारत में भी विदेश में भी। The underlying philosophy behind all our actions, in fact, our existence itself is flawed.
मैं क्यों हूं उसका ही आधार गलत है। मैं क्यों हूं? मैं खुश होने के लिए हूं, मैं भोगने के लिए हूं। और अभी भी मेरी बात बहुत लोग सुन रहे होंगे, उनको यही लग रहा होगा तो इसमें गलत क्या है? खुश होने में कुछ गलत है क्या? हाँ, खुश होने में ये गलत है कि खुशी अंधी होती है। तुम उसे बहुत ज्यादा नियम कायदे मर्यादा नहीं पढ़ा सकते। 12 साल बीत रहे होंगे लगभग निर्भया कांड को। तब से अभी तक में कितना वास्तविक परिवर्तन आ पाया है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में? क्या हो पाया है? हाँ, एक चीज जरूर हुई है, क्योंकि महिलाएं अब ज्यादा मुखर हो गई हैं अपने अधिकारों को लेकर के, तो महिलाओं का विरोध जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। निर्भया कांड के बाद से ये हुआ है। निर्भया कांड के बाद से महिलाओं को कानूनी संरक्षण बढ़ाया गया और महिलाओं में खुद भी थोड़ी एक एक चेतना आई, एक दृढ़ता आई कि हमें अपने अधिकार, अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो पुरुषों का एक बड़ा वर्ग है जो खड़ा हो गया और कह रहा है नहीं, ये महिलाएं बाहर क्यों निकल रही हैं, इनको वापस घर में ढकेलो। और उसके लिए वो कहते हैं कि देखो, इनको तुम अधिकार देते हो तो ये पूरा घर खराब कर देती हैं, परिवार तोड़ देती हैं और पुरुषों पर झूठे मुकदमे चलाती हैं। पुरुषों पर झूठे मुकदमे कुछ हुए हैं दायर, निश्चित रूप से, पर उस बात का दुरुपयोग करा जा रहा है जो पुरानी व्यवस्था चली ही आ रही है उसको बचाए रखने के लिए। समझ रहे हो? तो हम कानूनी अधिकार दें महिलाओं को, बहुत जरूरी है। जिन भी संस्थाओं में वो काम कर रही हैं वहां उनके काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल हो, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर कह रहा हूं, मुझे डर है कि आप उन्हें कानूनी अधिकार दे दीजिए, आर्थिक अधिकार दे दीजिए, उनकी वर्क प्लेस पर एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद भी जिसको आपने भेड़िया बना दिया है ना, वो तो शिकार की ताक में ही रहेगा। और जैसे आप चतुराई से अपना सिस्टम मजबूत करते जाओगे महिलाओं की रक्षा के लिए, वैसे वैसे भेड़िया भी अपनी चतुराई से सिस्टम को तोड़ने के तरीके निकालता जाएगा। और बीच बीच में इस तरह के विस्फोट होते रहेंगे, जैसा अभी हमको एक दुखद दर्दनाक कांड देखने को मिला है। मन को बिल्कुल कपा देने वाला जो उसके विवरण हैं वो ऐसे हैं कि जैसे जंगली जानवर भी अपने शिकार को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता। मैं जो बोल रहा हूं, बहुत लोगों को वो बात अव्यवहारिक लगेगी, लेकिन बहुत विचार करके, बहुत देख के, पढ़ के, इस समस्या पर बहुत ध्यान दे करके मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक हमारी जिंदगी की अंडरलाइंग फिलॉसफी ठीक नहीं की जाती, और वो कैसे ठीक हो पाएगी, उसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने पड़ेंगे। बच्चों की शिक्षा तो बदलनी ही पड़ेगी। जो बच्चों पर प्रभाव डालते हैं हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। टीचर्स को टीचिंग और पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखानी पड़ेगी। जब हर तरह से हम छोटे बच्चे को यही सिखा रहे हैं, यू आर बॉर्न टू कंज्यूम, और जो जितना कंज्यूम कर रहा है वो उतना सक्सेसफुल है, तो फिर कंजम्पशन की ये हवस फिर उससे कोई भी अपराध कराएगी। भाई, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तो जो इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है कि सबसे पहले उनकी वर्क प्लेसेस को सिक्योर करो, उनको ज्यादा राइट्स दो, ये सब करो। ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन जो उसका रियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स बेटर एंड फ्रॉम अ डिफरेंट सेंटर। एजुकेट आवरसेल्व्स बेटर का मतलब ये नहीं कि ज्यादा किताबें पढ़ ली, कोई एक बिल्कुल दूसरी नई बात बतानी पड़ेगी जो आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनुपस्थित है।
वो दूसरी नई बात बताने की हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी कर सकते हैं अपने तल पर वो बात अभी बहुत लोगों तक पहुंचनी बाकी है। और देखिए, हाँ, और हमने ये भी जाना है कि वो जो ऑफेंडर है उसकी मतलब वो सारी चीजें उसके पास हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पर उनकी 4 वाइफ्स है, अब्यूजेस की हिस्ट्री है, का एडिक्शन है, सब कुछ ही, मतलब जो हम जो सारी बातें आपने बताई हैं, तो वो जो मतलब वो उसकी हिस्ट्री में भी वो ट्रेस होती है वो सारी चीजें। वो जो चीजें हैं जो उस ऑफेंडर के बारे में पता चली हैं, पकड़ी गई हैं, जानते हो खौफनाक बात क्या है? वो चीजें अनकॉमन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम उस व्यक्ति के 4 रिश्ते थे या एक साथ उसने 4 पत्नियां कर रखी थीं या उसने एक के बाद एक 4 पत्नियां करी थीं, पर सरकारी नौकरी में था वो व्यक्ति। और सरकारी नौकरी में रहते हुए आप एक साथ तो शायद 4 विवाह नहीं करते होगे, और एक के बाद एक अगर आप 4 विवाह करते हो तो ये बात कानूनन जायज है। जायज है। इस बात की अनुमति तो, फिर बोल रहा हूं, जो हमारा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है, जो हमारा सोशली एक्सेप्टेड पैराडाइम है, वो इसकी अनुमति दे रहा है। इसी तरह आप की बात कर रहे हो तो इंटरनेट का 1/4 1/3 ट्रैफिक वो का ही होता है। ये तो बहुत जाने हुए आंकड़े हैं। और ये अब शायद चूंकि बहुत तरह के और विविध प्रकार के इंटरनेट के यूजेस निकल आए हैं, तो ये अब कम होके हो गया होगा 30%। नहीं तो आज से 20 साल पहले ये 50% से ज्यादा होता था। ज्यादातर देशों में दुनिया में लीगल है भाई। भारत में भी मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक इलीगल है। अगर वो इलीगल ही होती तो इतनी सारी जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे चल रही होती? तो अब जो चीजें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं, तुम देखो कि उन्हीं से एक अपराधी का निर्माण हो रहा है, और उन चीजों को आप रोक नहीं सकते। उनको रोकना अपने आप में एक समस्या की बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा होगा कि जैसे आप किसी को कह रहे हो कि साहब आप खाना तो खा सकते हो पर मुंह नहीं धो सकते। अगर किसी को मुंह धोने से रोकना है तो फिर उसे खाना खाने से भी रोको। खाना खाने से अगर उसको रोकोगे तो फिर जो किसान पैदा कर रहा है उसको भी रोको। उदाहरण समझ रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल। जो हमारा पूरा जीने का तरीका है वगैरह, उसका एक इनएलिएनेबल हिस्सा है जिसको हटाना बड़ा मुश्किल है किसी भी सरकार या समाज के लिए। जब आप दिन रात एक लड़की को, औरत को कंजम्पशन की चीज की तरह ही बता रहे हो दुनिया में, तो फिर को आप बैन कैसे कर लोगे? तो सरकारें नहीं कर पाती को बैन। छोड़ दो, बहुत सारे देशों में भी लीगल है। भारत में भी बात चल रही है। कुछ ये नहीं कि जो गंदे गंदे लोग होते हैं बस वही लड़कियों को कंजम्पशन की तरह देखते हैं। मैं तो हमेशा पूछा करता हूं कि ये जो पूरा खेल है फीमेल बॉडी को इतना ग्लैमराइज और डेकोरेट करने का, वो खेल क्या सिर्फ पोर्नोग्राफी में खेला जा रहा है? वो खेल तो घर घर में खेला जा रहा है। किसी भी तुम पार्टी में चले जाओ, कोई जनरल पार्टी हो, कोई वेडिंग सेलिब्रेशन हो, वहां चले जाओ और वहां देखो तुम कि वहां जो फीमेल बॉडी है उसको कैसे रखा और कैसे देखा जा रहा है। बिल्कुल। इट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल इथॉस दैट द वुमेन्स बॉडी इज मेंट टू बी कंज्यूम्ड। आप टेलीविजन खोल लीजिए, वहां जो एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें जिनका फीमेल बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें मॉडल एक फीमेल है और वो स्किम्पली ड्रेस्ड है, और बहुत सीधा सा वहां मतलब है कि
just as this woman is meant to be consumed and she will offer you pleasure when consumed, similarly the product that we are offering will give you pleasure. ये उस विज्ञापन के पीछे की साइकोलॉजी है, और हम उस साइकोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं, खरीद रहे हैं ना। हाँ, और कई बार ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है, और बेबुनियाद तौर पर नहीं लगता, कि शायद आज अपराधी बस वो नहीं है जिसको अपराध करने का मौका नहीं मिला। कि जैसे इस समाज में शायद सब अपराधी हैं क्योंकि सबको एक ही तरह की परवरिश और एक सी शिक्षा और एक सी संस्कृति दे दी गई है, और मौका मिले तो सब अपराध कर डालें। बस कुछ अभी सफेद पोश बनकर घूम रहे हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा, और कुछ अभी सभ्य और शालीन कहला रहे हैं क्योंकि वो जो अपराध कर रहे हैं वो अपराध सामने नहीं आ रहे, वो पकड़े नहीं जा रहे। देखते नहीं हो, बहुत बड़ा एक वर्ग है, पुरुषों का भी महिलाओं का भी, वो कैसे तिल मिलाता है जैसे ही मैरिटल की बात होती है। बिल्कुल, हाँ, भारतीय जो जुडिशरी है उसमें भी एक हिस्सा है जो बड़ा रिग्रेसिव है। वो कहते हैं कि साहब मैरिट जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार वो पत्नी हो गई तो अब कैसे एलिज कर सकती है, पत्नी थोड़ी होता है। पत्नी तो अब सदा अवेलेबल है ना, बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन शी इज सपोज टू बी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। जो चीज अवेलेबल ही है उसका कैसे हो सकता है? तो ये जो पूरी हवस है और जो शोषण की वृत्ति है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और ऐसा नहीं कि बस भारत में है, बहुत सारे देश हैं बाहर जिनमें जो क्राइम रेट है अगेंस्ट विमेन और जो जो की भी जो रेट है वहां पर वो भारत से ज्यादा है। क्योंकि इंसान चाहे यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, एशिया का हो, एक चीज तो सबको बता दी गई है कि भाई मौज मारनी है, और तू मौज मारने के लिए पैदा हुआ है, तो फिर मौज मारने के जितने तरीके खोज सकता है वो खोजता है। और आप यही मैं कह रहा था कि जैसे वर्क प्लेस पे भी जो कैजुअल रिमार्क्स होते हैं से रिलेटेड, वो एक्सेप्टेबल है, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, एकदम है, उनको इतना ओवरलुक किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जस्ट दैट दोज थिंग्स आर सटल सो दे बिल्कुल। अपीयर इनोकुअस, जबकि वो कुछ नहीं है, वो उसी चीज की एक तरह की शुरुआत है जो अंततः फिर एक दर्दनाक हादसा बन जाती है। और उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी ने बस एक रिमार्क पास किया, वो कह सकता है ओ इट्स जस्ट एन ऑफ हैंड कैजुअल रिमार्क, आई डोंट मीन एनी मेलाइस। वो कह सकता है, उसको शायद खुद भी नहीं पता कि उसका रिमार्क कहां से आ रहा है, उसके भीतर कौन सी चीज है जहां से वो कमेंटबाजी कर रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम कौन हैं और जिंदगी का पर्पस क्या है, तब तक जो फीमेल बॉडी है वो मेल के लिए एक मेजर ऑब्जेक्ट रहेगा कंजम्पशन का। दैट्स द वे ऑल बीस्ट्स आर डिजाइन्ड, नो? थोड़ा सा वाइस वर्सा भी है। इवन फॉर विमेन द मेल बॉडी कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन। इट्स जस्ट दैट प्रकृति ने ऐसा कर रखा है कि अगर जो महिला है वो उच्छृंखल होती है, प्रोमिस्कस होती है, वो बहुत संबंध बनाती है, तो उसको सजा मिल जाती है प्राकृतिक तौर पर। अब 9 महीने उसको गर्भ रखना पड़ेगा तो उसको सजा सी मिल गई, और सामाजिक तौर पर भी सजा मिल जाती है, लोग उसको कहते हैं कि ये चरित्रहीन है वगैरह। पुरुष को उतनी सजा नहीं मिलती, तो पुरुष ज्यादा जबरदस्त तरीके से हंटर बनता है। ये बात प्रकृति की माने बॉडी की है, और फिर उसके ऊपर हमारा कल्चर और कंडीशनिंग और एजुकेशन आ जाते हैं, जो हमें बोलते हैं कि गो फॉर हैप्पीनेस एट ऑल कॉस्ट्स। हाउ डज इट मैटर व्हाट इट मीन्स टू द अदर?
मैं आपसे पूछता हूं, ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है और की जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सोच के बताइए, क्या ये दोनों एक ही केंद्र से नहीं आ रहे? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं आचार्य जी, ये बात हमें बिल्कुल लगती है। और जब जब हम आक्रोशित होते हैं ना, तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कोई, जैसे मैं किसी को बोलूं कि क्लाइमेट चेंज और ये जो विभत्स घटना है वो बिल्कुल एक तल की चीज है, तो शायद बहुत ऐसा रिएक्शन मुझे मिलेगा कि क्या मतलब क्या बात है? पहली बात तो कहेंगे कि आप जो बात कह रहे हो एब्सर्ड है, और कुछ लोग आप पर ये इल्जाम भी लगा सकते हैं कि यू आर ट्रिवियलाइजिंग द वेरी ग्रेव इशू ऑफ। ये खुद भी एक द्वंद आता है कि क्या मैं ट्रिवियलाइज कर रहा हूँ, ये डर खुद भी आता है जब कुछ जानने के बावजूद भी। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो सेम टेंडेंसी है हमारे भीतर। इस वक्त इस पृथ्वी पर दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, जिसमें से कम एक ऐसा है जो एक विस्फोटक मोड़ लेने वाला है, ईरान इजराइल। हमको समझ में नहीं आता कि चाहे वो वॉर हो, चाहे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द प्लेनेट हो, और चाहे वो हो, इन सब के पीछे कॉमन सेंटर है, और हम उस कॉमन सेंटर को एड्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जीने का कोई दूसरा तरीका हो भी सकता है क्या? क्या हम किसी और वजह के लिए भी जिंदगी जी सकते हैं? ये हमें पता ही नहीं, हमने खोजा नहीं, हमें सिखाया नहीं गया, हमने पढ़ा नहीं, हमने सोचा नहीं। तो मैं व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल समझता हूं, प्रैक्टिकली मैं भी बिल्कुल कह रहा हूं कि सबसे पहले तो नियम कानून तगड़े किए जाएं, जो वर्किंग विमेन है उनकी सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए जाएं उनकी वर्क प्लेसेस पर, और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जितना ज्यादा ये सब होना चाहिए बिल्कुल हो। लेकिन ये सब कहने के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि इन उपायों से पूरी तरह से बात बनेगी नहीं। What we need is a change in the way we think, not even in the way we think, the center we think from. और वो तभी हो सकता है जब हमारी परवरिश और हमारी शिक्षा ये एकदम बदलें।